प्राची देसाई एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की रहती है। रंग गेहुआ, लंबाई 5 फीट 4 इंच की। ना बहुत ज्यादा सुंदर ना खराब, पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। 2 भाई और एक अकेली लाडली खुद प्राची थी। प्राची एमए कर रही थी। उसका मन था पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तभी शादी के बारे में सोचेगी, क्योंकि उसके पापा लड़के देखना शुरू कर दिए थे। प्राची स्वभाव से सरल और शालीन थी। बेझिझक वह अपनी बातों को किसी के सामने नहीं बोल पाती थी। सीधी सी कम बोलने वाली लड़की थी। हमेशा इसी चक्कर में रहती थी कि उसकी कोई बात सामने वाले को बुरी न लग जाए। प्राची के भाई उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी पसंद नापसंद के लिए हमेशा परेशान रहते थे। जैसा कि हर पिता अपनी राजकुमारी के लिए राजकुमार ढूंढते हैं, वैसे ही प्राची के पिता भी अपनी बेटी के लिए राजकुमार ढूंढ रहे थे। प्राची अपनी माँ और भाई से ज्यादा खुलकर बात करती थी और हमेशा कहती है, मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पापा को आप बोल दो मम्मी। प्राची, तू जानती है तेरे पापा के आगे किसी की नहीं चलती है, फिर भी मैं बात करूंगी। भाई भी चिढ़ा देते प्राची को। ओए पागल, तू अपने घर जाएगी तभी तो हम अपनी दुल्हनिया लाएंगे, वरना तू परेशान करेगी ननद बनकर। प्राची हाथ में चप्पल ले दौड़ा लेती थी मारने के लिए। सारा दिन घर में इधर उधर दौड़ती भागती रहती थी। एक दिन प्राची के पापा एक रिश्ता पसंद कराए, साथ में लड़के की फोटो लेकर आए। प्राची के भाइयों का नाम था अजय और विनय। पापा ने अजय और विनय को फोटो दिखाकर बोला, लो भाई देख लो अपनी बहन के लिए लड़का कैसा है। अजय ने कहा, पर पापा प्राची पढ़ना चाहती है तो रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। पापा ने कहा, हाँ पर आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। लड़का दिल्ली में बिजली विभाग में इंजीनियर है और ऊपर से सरकारी नौकरी है। देखने में भी बड़ा सुंदर है। मुझे तो लग रहा है प्राची के लिए इससे बेहतर लड़का मिल ही नहीं सकता है। मुझे तो लड़का पसंद है। प्राची से तुम दोनों बात कर लेना। दोनों भाई चुपचाप पापा की हाँ में हाँ मिला दिए। फोटो लेकर प्राची के पास पहुंचे। ओए देख, पापा तेरे लिए एक बकरा ढूंढ लाए हैं, छेड़ते हुए। हाँ, उनको भी पता है प्राची बकरी है तो बकरा ही न लाएंगे। और दोनों हंसने लगे। प्राची, ये रहे तुम्हारे होने वाले दूल्हे राजा। प्राची फोटो तो ले ली, पर बोली, भैया मैं पहले कुछ करना चाहती हूँ, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। अजय ने कहा, हाँ यार बात तो तेरी सही है, पर पापा पूरा मन बना लिए। मुझे नहीं लगता कि वह हमारी या मम्मी की सुनेंगे। और कोई ना, इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का, आमदनी भी अच्छी है, दिल्ली में खुद का बड़ा सा घर है, पापा बता रहे थे। और रही तेरी जॉब करने की बात, तो तू भी वहीं दिल्ली में ही जॉब कर लेना। प्राची भी सोच में पड़ जाती है और कुछ नहीं बोलती। रात में जब सारे घर वाले सो जाते हैं, तब प्राची चुपके से फोटो देखने लगी। फोटो देखकर प्राची को एक सिहरन सी महसूस हुई, मानो उसके दिल से आवाज आई कि शायद यही है मेरे सपनों का राजकुमार। अगले दिन प्राची से पापा ने कहा, बेटा परेशान ना हो, लड़के वाले बड़े अच्छे हैं, वे तुझे जॉब करने से कभी मना नहीं करेंगे और तुम राज करोगी राज। और अपनी एक फोटो दे दो, लड़के वाले मांगे हैं। प्राची की फोटो भी भेज दिया गया। लड़के वालों को और प्राची को भी पसंद कर लेते हैं सब। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ उसकी शादी की बातें चलने लगी क्या, लगभग तय हो ही गई। अपनी शादी को लेकर एक लड़की के मन में 1000 तरह के सवाल तो रहते ही हैं। साथ ही एक अलग से एहसास महसूस होता है। सिंदूर सिर्फ मांग की शोभा नहीं रहता है, इसमें बड़ी ताकत होती है जिसे हम कभी नहीं देखे रहते हैं, उससे भी प्यार हो ही जाता है। प्राची के मन में भी अपनी शादी को लेकर एक अलग ही एहसास चल रहा था। शादी का दिन भी धीरे धीरे पास आ गया और बड़ी ही धूमधाम से प्राची की शादी पवन देसाई के साथ हो गई।
प्राची की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। बड़े अरमानों की डोली ले प्राची मायके की दहलीज से ससुराल की चौखट पर आ गई। सब कुछ बड़ा अलग तथा प्राची के लिए मानो अपने सपनों के महल में आ गई थी। एक तरफ जहां माँ बाप भाई से बिछड़ने का दर्द था, वहीं एक नया घर मिलने की खुशी में प्राची का स्वागत भी जोरों से हुआ। वह भी बड़ी खुश थी। उसके अंदर एक हलचल मचा हुआ था कि उसका पति पवन का नेचर कैसा होगा, उसे पसंद आऊंगी भी कि नहीं, और मेरी सास ससुर का नेचर कैसा होगा। मेरे लिए इन्हीं सब उधेड़ बुन में लगी थी कि बड़े जोर जोर से रोने की आवाज बाहर आई। प्राची दरवाजे की ओर से झांक कर देखने लगी तो देखती क्या है कि उसका पति पवन अपनी मम्मी की को गोद में लेकर रो रहा है और बार बार आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा चिल्ला रहा है। प्राची की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। किसी से पूछती है तो पता चला कि बेहोश हो गई है, उनको यही बीमारी है। और पवन अपनी मम्मी को होश में लाने के लिए पानी छिड़क रहा था। प्राची ये सब देखकर मन ही मन सोचने लगी कि जो लड़का अपनी मम्मी को इतना प्यार करता है, वो लड़का अपनी पत्नी से कितना प्यार करेगा। यही सब सोचकर प्राची मन ही मन बड़ी खुश थी। प्राची अपने अरमानों के झूले में खुशी के पंख लगाकर झूल रही थी। सारा दिन जैसे तैसे निकल गया। आखिरकार वो पल भी आ गया जिस पल का हर पति पत्नी को इंतजार रहता है। शादी की पहली रात, एक दूसरे के बारे में जानने की रात। पवन को कमरे में आया देख प्राची पूरी शर्म से लाल हो जाती है और झट से बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई। पवन ने बड़े प्यार से प्राची को बेड पर बैठाया और पूछता है कि प्राची तुम खुश हो ना? प्राची, जी हाँ, मैं तो धन्य हो गई आपको पाकर, क्योंकि मैंने देखा जिस तरह से आप मम्मी जी के लिए परेशान थे ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई। जो अपनी मम्मी से इतना प्यार करता है वह मुझसे कितना प्यार करेगा। कहते कहते प्राची रुक गई। पवन, हाँ प्राची, मम्मी मेरी जान है, मेरे लिए सबसे पहले मम्मी है, उसके बाद ही और कोई रिश्ता है। मैं उनको जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और अब तुम्हें भी वही करना है। वे जितना चाहे उतना ही करना, अपनी मर्जी ना चलाना, समझ गई? कड़े शब्दों में पवन बोला। इतना सुनते ही एक पल के लिए तो प्राची को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि पवन ने एक बार भी उसके बारे में बात नहीं किया और ना ही कुछ पूछा। प्राची ने हाँ में जवाब दिया, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, परिवार में सबको खुश रख सकूं। पवन ने हाँ हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। फिर प्राची को गले लगाकर चूमने लगा। प्राची के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। पवन प्राची को अपनी बाहों में भर के प्यार करने लगा, लेकिन प्राची को पता नहीं क्यों डर सता रहा था। दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। पवन को तो नींद आ गई, पर प्राची को नींद नहीं आई। वही ससुराल में पहली सुबह ही अगर देर से उठी तो सब क्या सोचेंगे उसके बारे में। उसके मन में इसी डर ने उसे सोने नहीं दिया। सुबह जल्दी से उठकर प्राची नहा धोकर तैयार हो सासू माँ के पास पहुंच गई। पैर छूकर आशीर्वाद ले आगे और क्या करना है पूछने लगी। प्राची की सास बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, या यूं कहें कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। प्राची की ननद भी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। धीरे धीरे समय के साथ साथ प्राची के लिए अब घर का माहौल पुराना सा लगने लगा और सबका स्वभाव भी प्राची को पता चल चुका था। प्राची सारा दिन दौड़ भाग करती थी, सबकी इच्छाओं का सम्मान करती थी, कभी सास का काम, कभी ससुर जी का और कभी ननद का। किसी के काम में जरा देरी होती थी, सासू माँ के ताने और आलोचनाएं सुनने पड़ती थी। चुपके चुपके रात में रोती रहती थी। कभी कुछ पवन से कहना चाहती तो नहीं कह पाती थी। कहे भी तो कैसे? पवन मम्मी का लाडला था, कुछ भी नहीं सुनता। धीरे धीरे प्राची को इन सब की आदतें होने लगी। काफी समय के बाद प्राची के भाई प्राची को मायके लिवा लाए। अब तो प्राची वापस आई थी, वह पूरी तरह से बदल चुकी थी।
प्राची की मम्मी परेशान रहती और बेटी को गोद में लेकर पूछती, क्या हुआ बेटा, तू पहले से इतनी शांत क्यों रहती है? क्या कोई दिक्कत है? मुझे तो बता। प्राची कुछ जवाब नहीं देती। प्राची को लगता था कि अभी मैं पहली बार गई थी, शायद इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही थी। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा। प्राची सारा दिन पवन के फोन का इंतजार करती थी, पर पवन कभी भी प्राची से बात नहीं करता था, और जब प्राची फोन करती तो प्राची की सास बात करती थी। अब धीरे धीरे प्राची को ये सब खटकने लगा, अंदर ही अंदर घुटन सी होने लगी। पर कहे भी तो कैसे? प्राची का दर्द माँ को, उसके पापा को और भाइयों को बखूबी दिख रहा था। प्राची अपने पापा से कहती थी, पापा आपको मेरी शादी नहीं करना चाहिए था। पापा भी चुप हो जाते थे। एक दिन पवन के पापा प्राची को लेने के लिए आते हैं। प्राची भी खुशी खुशी जाती है। उसे लगता है कि इस बार मुझे ससुराल में पहले की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राची फिर से पहुंच जाती है अपने घर ससुराल में। प्राची के लिए वहां का माहौल पहले से भी खराब मिला। पवन हमेशा अपनी मम्मी के गोद में सिर रखकर सोया करता था। प्राची से बात करने के लिए उसके पास समय नहीं था। ऑफिस से घर वापस आकर मम्मी पानी देना आवाज लगाता, तब तक प्राची भागकर पवन के पास पानी लेकर पहुंच जाती। पर पवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह चिल्ला पड़ता, पानी मैंने मम्मी से मांगा था, तुझसे नहीं। तेरे पास दिमाग है या मायके भूल आई है? प्राची को यह सब कुछ बड़ा अजीब सा लगता। रात में प्राची पवन का इंतजार करते करते सो जाती। सुबह जल्दी से उठकर पवन को ढूंढती तो पवन मम्मी के पास सोया हुआ रहता। प्राची के पूछने पर कि आप यहाँ पर क्यों सोए हैं, तो बोलता, बचपन से यहीं सोने की आदत है ना, इसलिए दूसरी जगह पर नींद नहीं आती। अब प्राची के सब्र का बांध धीरे धीरे टूटने लगा और वह बोल पड़ती थी, और फिर तो घर में भूचाल आ जाता था। पवन अब प्राची पर हाथ उठाने लगा, बात बात पर थप्पड़ रसीद कर देता था प्राची के गाल पर। प्राची की जिंदगी अब बद से बदतर होने लगी थी। सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती थी, सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी, और जरा सा कुछ इधर उधर होता तो सिर्फ ताने गालियां ही मिलती थी। प्राची को अपनी किस्मत पर रोना आता। एक दिन प्राची सज धज कर पवन के आने का इंतजार कर रही थी। पवन के आते ही भागकर पवन के पास जाती है और पवन को गले से लगा पूछती है कि पवन, आपको मुझसे कोई शिकायत है तो कहिए ना। आपके घर वालों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, बताइए ना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि सब मुझसे खुश रहें। इतना सुनते ही पवन का दिमाग और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और प्राची को मारने लगा और बोला कि तू मुझे भड़का रही है मेरे परिवार के खिलाफ? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? प्राची के रोने और चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी, पर किसी के दिल तक नहीं जाती थी। प्राची को कुछ नहीं समझ आता कि क्या करे, कैसे ये सब सही करे। हालात बद से बदतर होते जा रहे। हर दिन मारना पीटना पवन की आदत बन गई थी। परिवार में कोई नहीं सुनता प्राची की। पवन के लिए प्राची कोई बेकार सी पड़ी हुई चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक दिन अजय, प्राची का भाई, दिल्ली घूमने के लिए गया और सोचा कि अब यहाँ तक आया हूं तो अपनी बहन से मिलता जाऊं। जब इधर पवन गुस्से से प्राची को मार रहा था, तभी अजय आकर उसका पवन का हाथ पकड़ लेता है और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर खींचकर जोरदार तमाचा जड़ देता है और बोलता है, बस अब और नहीं, बहुत हो गया, अब दर्द हुआ। अब तो मानो आसमान से बादल फटकर जमीन पर आ गिरा। पवन की मम्मी, ले जा तू अपनी बहन को यहाँ से। पता नहीं किस जन्म का बदला लिया गया है तुम लोगों ने, जो इसे हमारे पल्ले बांध दिया। मुंह बनाकर, ना शक्ल ना सूरत, देख कर ही उबाल आता है। पवन, अब तो तुम दोनों भाई बहन चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अजय, अबे जा, मेरी बहन 1 मिनट भी नहीं रहेगी यहाँ पर, कहकर प्राची को बोलता है, तू अभी चल यहाँ से, तुझे अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। दोनों भाई
बहन वापस वाराणसी आ जाते हैं। अजय, लो पापा, मन भर गया ना अपनी बेटी को इस हालत में देखकर। गुस्से में मना कर रहा था मैं, अभी रहने देते हैं, क्या जरूरत है शादी की। पर नहीं, बड़ा लायक दामाद ढूंढे थे ना। देखो अपनी बेटी को। प्राची के पापा और मम्मी बस रोए जा रहे थे अपनी बेटी को देखकर। प्राची तो बस शून्य सी हो गई थी, कुछ नहीं समझ पा रही थी कि आगे क्या होगा, क्या करे। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। 1.5 महीने बीत चुके थे प्राची को आए, पर ससुराल से किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की प्राची कैसी है। कुछ दिनों बाद प्राची को मिचली चक्कर आने लगा। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि प्राची प्रेग्नेंट है। प्राची की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे अभी भी उम्मीद थी कि बच्चे के आ जाने से मेरा और पवन का रिश्ता सुधर जाएगा। मम्मी, मैं ये खुशखबरी पवन और अपने परिवार वालों को देना चाहती हूँ। मम्मी, ठीक है बेटा, एक कोशिश करके देख लो, क्योंकि बच्चे के आ जाने से पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत होता है। देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। प्राची बड़ी हिम्मत जुटाकर पवन को फोन करती है। पवन, हेलो, कौन? प्राची। पवन, मैं प्राची। पवन, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर फोन करने की? प्राची। पवन, आप पापा बनने वाले हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हम दोनों एक दूसरे को एक और मौका नहीं दे सकते? पवन, मेरा तुमसे और बच्चे दोनों से कोई लेना देना नहीं है, और सोचना भी मत वापस आने की। पता नहीं किसका पाप मेरे मत्थे मढ़ना चाहती है, और आइंदा से मुझे फोन मत करना, नफरत है मुझे तुमसे, कहकर पवन ने फोन काट दिया। प्राची जोर जोर से रोने लगी और कहती है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके सहारे जीऊं। दोनों भाई, प्राची के पापा मम्मी, सब प्राची को अपने बाहों में लेकर रोने लगे। प्राची को अब अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। प्राची के पापा अंदर ही अंदर रोज मरते। एक दिन प्राची के नाम का लेटर आता है। प्राची खुशी से उछल पड़ी। उसे लगा पक्का पवन का ही होगा। आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो ही गया पवन को। सोचते हुए लेटर खोलती है तो हैरान हो जाती है। उसके हाथ से लेटर छूटकर नीचे गिर गया। अब अजय ने लेटर देखा तो कोई लेटर नहीं, बल्कि तलाक का पेपर था, और उस पर पवन की सिग्नेचर भी। अजय भी हैरान हो गया। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, प्राची को क्या समझाए, कौन सा संतावना दे। हमारे देश में, हमारे समाज में तलाक शब्द किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता है। तभी तो लड़कियां 1000 दुख सह लेंगी, लेकिन तलाक शब्द से ही डर जाती हैं। प्राची के तलाक की खबर आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता, अरे क्या हुआ, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, आज मारेगा तो क्या कल प्यार भी तो करेगा। किसी किसी को बड़ा प्यार आता प्राची पर तो कह देता, अरे अभी उम्र ही क्या है, भरी जवानी अकेले कैसे कटेगी। कोई कहता, अब क्या, अब तो बच्चा भी होने वाला है। तो कोई कहता, होने वाला है, हुआ थोड़ी है, बच्चा को गिरा के दूसरी शादी कर देनी चाहिए। प्राची की मम्मी को भी लगने लगा कि हाँ सही बात है, सब सही कहते हैं, प्राची का एबॉर्शन कराकर दूसरी शादी करा देंगे। एक दिन हिम्मत करके प्राची की मम्मी ने प्राची के पापा से कहा, क्यों ना हम प्राची की दोबारा से शादी कर दें। प्राची के पापा, पागल हो गई हो तुम, ये भी कोई वक्त है प्राची से, किस मुंह से पूछूं। प्राची को देखकर मेरा कलेजा फटता है। उसकी आंखों से आंखें डालकर मैं देख नहीं पाता। जिस दिन से प्राची यहाँ आई है उस दिन से मैं सोया नहीं हूँ। आग लगे जमाने को, मैं हर फैसले में अपनी बेटी के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं अपनी जीते जी उसको अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मुझसे जो बन पड़ा वो सब करूंगा। अब और नहीं रोने दूंगा अपनी गुड़िया को। प्राची के पापा प्राची को अपने पास बैठाकर पूछते हैं कि बोल बेटा, तू क्या चाहती है वापस उस घर में। अब मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। अब बता, इस बच्चे के बारे में तेरा क्या फैसला है। प्राची समझ गई थी
पापा क्या कहना चाहते हैं। प्राची, पापा, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी और पालूंगी। अपने बच्चे की माँ भी मैं और बाप भी मैं। मुझे दोबारा से शादी वादी नहीं करनी और मुझे भी उस जानवर से तलाक चाहिए। प्राची के पापा प्राची को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं आज के बाद तुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। मेरी वजह से आज तेरा ये हाल है, मुझे माफ कर दे मेरी गुड़िया। और हाथ जोड़कर रोने लगे। प्राची, नहीं पापा, अगर आप सब मेरा साथ नहीं देते तो मैं क्या करती। आप सबका प्यार ही तो है जिसकी वजह से मैं खड़ी हूं। आप इतना क्यों सोचते हैं। मेरे पास तो अब मुझे जीने का सहारा भी मिल गया है पापा। मेरी कोख में पल रहा मेरा बच्चा और मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी पापा, और माँ बाप दोनों बनकर अपने बच्चे को पालूंगी पापा। प्राची को अपलक देखते रह गए और बोले कि आज मेरी गुड़िया कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। अब मुझे भी कोई डर नहीं। तुझे जो भी करना है तू कर, मैं तेरे हर फैसले में तेरा साथ दूंगा। प्राची थैंक यू पापा कहकर पापा से लिपट कर रो पड़ी। धीरे धीरे समय बीतता गया और 9 महीने बाद प्राची को बड़ी सी प्यारी बेटी पैदा हुई। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। प्राची अपनी बेटी को गोद में लेकर चूमने लगी और बोली, मैं तेरी माँ भी हूँ और पापा भी। अकेले ही मैं तुझे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और दिखा दूंगी सबको कि मुझे किसी पुरुष के सहारे की जरूरत नहीं। प्राची के दोनों भाइयों की भी शादी हो गई थी। प्राची भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और एक स्कूल में पढ़ाने लगी। प्राची बड़ी अच्छी टीचर थी। एक दिन प्राची ने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं सोच रही थी कि मैं एक किराए पर घर ले लूं। मैं कब तक ऐसे रहूंगी। मैं अपना अलग से एक घर अपनी बेटी के लिए बनाना चाहती हूँ। पापा कुछ भी नहीं बोले और चुपचाप वहां से कहीं चले गए। और शाम को जब वापस आए तो उनके हाथ में कोई पेपर था और प्राची को लेकर बोले, ये ले बेटा अपना घर। अब किराए पर घर लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्राची ने देखा पापा ने अपना दूसरा वाला घर प्राची के नाम कर दिया है। प्राची के तलाक का केस दर्ज हो गया था और जब जब सुनवाई होती प्राची जाती थी। प्राची की बेटी भी 3 साल की हो गई थी और अब तो वो भी कभी कभी पूछती थी, मम्मी पापा कहाँ हैं, हमारे साथ क्यों नहीं रहते। प्राची कुछ जवाब नहीं देती और इधर उधर की बातें बनाकर बेटी को बहका दिया करती थी और अकेले में बैठकर जोर जोर से रोती थी और सोचती थी कि क्या करूं, मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं। प्राची की तलाक की हियरिंग थी और उसे जाना था। बेटी की तबीयत भी खराब थी तो प्राची ने सोचा कि चलो बेटी को भी साथ ले चलते हैं। इधर प्राची अपनी बेटी और पापा के साथ गई थी और उधर पवन अपनी माँ के साथ आया था। पवन पहली बार देखा कि प्राची के साथ छोटी सी बच्ची भी है और वह ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि कहीं मेरी प्राची की बेटी का नाम स्वीटी था। प्राची ने अपनी बेटी से कहा कि तू बार बार पूछती हो पापा के बारे में ना, ये है तेरे पापा। इन्होंने मुझे उस वक्त छोड़ा था जब तू 1 महीने की मेरे पेट में थी। गुस्से में प्राची पवन की तरफ देख रही थी, लेकिन पवन को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। स्वीटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपनी उम्र से ज्यादा समझदार भी थी। स्वीटी भी स्कूल जाने लगी थी और वह अपनी मम्मी की भावनाओं को समझने लगी थी। उसे भी समझ में आ रहा था कि मेरे पापा कैसे हैं। अब स्वीटी अपनी मम्मी से पापा के बारे में नहीं पूछती थी, पर हमेशा चुप चुप रहती थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी और उसकी ये घुटन प्राची से नहीं छुपा। वह अपनी बेटी के मन को पढ़ चुकी थी और उसने सोचा कि क्यों ना एक बार पवन से बात करे। पति ना सही पर वह मेरी बेटी का बाप तो है। प्राची ने पवन को फोन किया और बोली, स्वीटी तुम्हारी बेटी है। पवन, हाँ तो? प्राची, तो क्या, वह तुमसे बात करना चाहती है। जैसे सबके पापा रहते हैं वैसे वह भी तुम्हारे साथ रहना चाहती है, मगर मैं नहीं रहना चाहता हूँ। अभी प्राची की बात पूरी नहीं हुई थी कि पवन बोल पड़ा, पवन, मैं नहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुमने मुझे नहीं बताया था स्वीटी के बारे में। प्राची,
अच्छा क्या बताती मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो तुमने क्या कहा था, याद है पवन? हाँ, पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ प्राची। पर हाँ, एक काम हो सकता है, तुम स्वीटी को मुझे दे दो, मैं उसकी हर जरूरत पूरा करूंगा। चुप करो, आगे एक शब्द भी नहीं बोलना। स्वीटी मेरी जान है, मेरी जहान है, उसके बिना मैं पल भी नहीं जी सकती हूँ, मेरे जीने का सहारा है। आज तो तुमने कहा, आगे कभी सोचना भी मत। स्वीटी सिर्फ मेरी है। मुझे लगा था थोड़ी सी गैरत तुम्हें अभी भी बची होगी, पर नहीं, मैं गलत थी और गलती कर दी फोन करके, कहकर फोन रख दी। स्वीटी अपनी मम्मी की सारी बातें सुन रही थी। फोन रखकर प्राची जोर जोर से रोने लगी। तभी स्वीटी आकर अपनी मम्मी के आंसू पोंछने लगी और बोली, मम्मा मुझे नहीं चाहिए पापा, मैं आपके साथ ही खुश हूँ, आप बस चुप हो जाओ, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी, पर ये आंसू दुख के नहीं थे बल्कि सुकून के थे, प्यार के थे। प्राची को स्वीटी के सभी सवालों से आजादी मिल गई थी, जो उसकी बच्ची बार बार पूछा करती थी। प्राची को बहुत दिनों के बाद एक अजीब सा सुकून मिला था और कहीं ना कहीं उसके मन में एक और डर बैठ गया था कि कहीं पवन मेरी बेटी को मुझसे छीन ना ले। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझसे मेरी बेटी को कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। पवन आकर प्राची के हाथ से उसकी बच्ची को छीन ले जाता है और प्राची स्वीटी 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 की आवाज लगाकर दौड़ती है, दौड़ते दौड़ते गिर जाती है। तभी प्राची ने पाया कि वह सपना देख रही है और बेड से नीचे गिर गई है। प्राची पसीने से लथपथ हो गई थी और भगवान को धन्यवाद देती है कि भला ये सपना था। पर अगर सच में ऐसा हुआ तो अगर पवन ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। प्राची हर रोज की तरह उठी, घर का सारा काम निपटाकर खुद भी तैयार होती है और अपनी बेटी को भी तैयार करती है। स्कूटी से अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर खुद अपने स्कूल जाती है। प्राची की जिंदगी कांटों से भरी हुई थी, ऊपर से पति के तलाक के बाद तो और भी नरक बन गई थी। लोगों के हजार तरह के ताने उलाहने सुनती थी, कोई बेचारी बेचारी कहकर बुलाता तो कोई अजीब सी चुभन भरी नजरों से देखता था। प्राची हमेशा खुद को सबकी नजरों से बचाकर रखती थी। वह अपने आसपास एक घेरा बनाकर रहती थी और उस चेहरे में न किसी को आने देती थी, न खुद पार करती थी। अपनी बेटी को भी सबकी नजरों से बचाकर रखती थी। समय का पहिया अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। प्राची की बेटी 15 साल की हो गई थी और अपनी माँ के हर दुख को बखूबी समझती थी। पापा की कमी उसे भी महसूस होती थी, पर अपनी मम्मी को कभी जताती नहीं थी। स्वीटी चलो ना मम्मा, कहीं घूमने चलते हैं ना, मेरे सारे फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने जाते हैं, चलो ना मम्मा, हम भी कहीं चलते हैं। प्राची ने भी हाँ कह दिया। अगले दिन प्राची अपने मम्मी पापा और बेटी के साथ शिमला के लिए निकल जाती है और खूब मस्ती करते हैं। शिमला की वादियों में प्राची और स्वीटी इतनी मस्ती करते हैं कि पूछो ही ना। मानो प्राची का बचपन फिर से वापस आ गया था। वहीं पर दूर बैठे प्राची के पापा और मम्मी खुशी के मारे उनकी आंखें भर गई। आपस में बातें करते हैं, एक अरसे बाद हमारी बेटी इतनी ज्यादा खुश है, हे भगवान हमारी बेटी को किसी की नजर न लगे। बहुत दुख देखा है हमारी गुड़िया ने, पर अब और नहीं। प्राची के पापा ने मम्मी के कंधे को हल्का सा दबाया और कहा, तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी अब वो प्राची नहीं जो हल्के से हवा के झोंके से डर जाएगी। अब वो चट्टान बन चुकी है, बड़े से बड़ा तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मम्मी हाँ सच कहा आपने, और अपनी आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछने लगती हैं। प्राची स्वीटी चलो बच्चा कुछ खा लेते हैं। स्वीटी हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है, और सारे एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तभी प्राची के पूरे बदन में अजीब सी सरसराहट सी होती है, उसे कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। प्राची पलट कर देखती है तो अवाक सी रह जाती है। ये तो पवन है, पर पवन यहाँ पर कैसे?
पवन का बेटर से झगड़ा हो रहा था और सब लोग उसे ही देख रहे थे। थोड़ी देर बाद पवन की निगाहें भी प्राची पर टिक गई। फिर उसने अपनी बेटी को ध्यान से देखा और गले लगा लिया। पवन की मम्मी भी साथ में थी। पवन की मम्मी स्वीटी का गाल पकड़कर चूमते हुए बोली, बिल्कुल अपने पापा पर गई है। नाम क्या है बेटा आपका? स्वीटी। जी नहीं, मेरे पापा नहीं है। उनको तो मरे 15 साल हो गए हैं। मैं जब 1 महीने की मम्मा के पेट में थी तभी मेरे पापा मर गए थे। अब तो मेरी मम्मा और पापा दोनों मेरी मम्मा ही है। नाक मुंह सिकोड़ते हुए बेबाक होकर स्वीटी ने जवाब दिया। पवन, प्राची क्या 1 मिनट मुझसे बात कर सकती हो? प्राची, बोलो पवन। प्राची, मुझे माफ कर दो, हाथ जोड़कर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अपनी बेटी को पिता का प्यार देना चाहता हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो। रोते हुए प्राची, अच्छा, आज इतनी जल्दी बेटी याद आ गई तुम्हें, वो भी 15 साल बाद? पवन चुप। प्राची, माफ कर दो। तुमने मेरे साथ जो भी किया था उसके लिए तो मैं तुम्हें एक बार माफ भी कर देती, पर रूंधे गले से अपनी बेटी के उन आंसू को कैसे माफ कर दूं जो उसने अपने पापा के लिए बनाए? कैसे बोलूं, कैसे चेक कर? जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी उस वक्त तुमने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया अपनी जिंदगी से, और कहते हो माफ कर दूं? तुम्हें कैसे माफ कर दूं? भरे कोर्ट में तुम लोगों ने मुझसे बदचलन का टैग दे दिया था। उन जख्मों को कैसे माफ कर दूं? रोते हुए बोलो, कैसे कर दूं? पवन प्लीज, हाथ जोड़कर, आगे से तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। प्राची, ठीक है, तो लौटा दो मेरे जीवन के 15 साल। लाल आंखें करके, माफ कर दूंगी, तुम ही बोलो। अब चुप क्यों हो, बोलो ना। पवन सर नीचे करके चुपचाप खड़ा था। स्वीटी, चलो मम्मा, हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी, बहुत ही ज्यादा खुश हैं और आपको किसी अजनबी से बात करने की जरूरत नहीं है। माँ का हाथ पकड़कर जाते हुए, और हाँ, रुककर, आपने मेरी मम्मा को तलाक दिया है ना, वैसे ही मैं भी आपको तलाक देती हूँ। अपनी जिंदगी से कभी भी अपनी ये मनहूस सूरत जिंदगी में ना दिखाना। आगे बढ़ जाती है। दोनों माँ बेटी और एक दूसरे का हाथ थामे हुए जाते देखकर पवन वहीं बेबस सा बैठकर रोने लगता है और उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। पवन और उसकी माँ दोनों अपनी गलतियों के लिए पछता रहे थे, लेकिन समय निकल जाने के बाद पछतावे का भी कोई मूल्य नहीं होता। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।